नमस्कार, मैं राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं और आज दिन भर की अपडेट पूरे प्रदेश की, आज क्या बड़ी घटनाएं रही हैं, इस बुलेटिन के जरिए आपको जानकारी देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस पिछले 2 दिन से शिमला में बुलाई थी। आज सेकेंड डे था, लेकिन आज जो शेड्यूल है सुबह वो अर्ली मॉर्निंग शुरू हो गया और उसकी वजह ये थी कि मुख्यमंत्री को अचानक पहले दिल्ली जाना पड़ा है और दिल्ली के बाद अब मुंबई का भी उनका दौरा बन रहा है। दोनों जो वजह हैं वो क्या हैं, वो आपके साथ इस बुलेटिन में बताएंगे और साथ में बात करेंगे कि डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस ये 2 दिन की जो हुई उसमें सभी जिलों के जो डीसी और एसपी हैं उनको क्या नए टारगेट दिए गए हैं। इस मीटिंग में जो शिमला में हुई, साल में एक बार ये कॉन्फ्रेंस इस तरह से होती है और इसी कॉन्फ्रेंस के बहाने आईएएस नाइट भी शिमला में एक पहले का प्रचलन है, उसी मुताबिक आगे आयोजन इसमें होते हैं। लेकिन आज जो बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर है वो है आउटसोर्स को लेकर। और आउटसोर्स को लेकर इसलिए खबर है क्योंकि एक तो आउटसोर्स का जो खेल है सारा, आउटसोर्स की भर्ती का प्रदेश में, इसका पोस्टमार्टम शुरू हो गया है और ये पोस्टमार्टम शुरू किया है हिमाचल हाई कोर्ट ने। बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, चाहे लेट ही सही, देरी से हुई लेकिन अच्छी हुई। और इस पोस्टमार्टम में अभी तक क्या डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से दी गई हैं और क्यों ये डायरेक्शन देनी पड़ी हैं, ये आज बात करेंगे। आउटसोर्स में अभी जितने एम्प्लॉय राज्य के विभिन्न विभागों में तैनात हैं उसके बाद और ऐड हो रहे हैं और इसीलिए आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार का अप्रोच, खासकर जिस तरह से हमारी सिचुएशन आगे बढ़ रही है उसी मुताबिक जो ज़्यादातर अभी भर्तियां हो रही हैं, चाहे वो आप देखिए प्री नर्सरी टीचर की, वो भी आउटसोर्स पे करने को बोला, जो नर्सिंग है मेडिकल कॉलेजेस की, वो भी आउटसोर्स पे करने को बोला। तो इसीलिए आउटसोर्स अब एक प्राइम फोकस है। लेकिन कोर्ट ने पोस्टमार्टम का फैसला क्यों किया ये आज आपको बताएंगे और उस जजमेंट में सारी बातें क्या क्या हैं, कैसे अगली जो भर्तियां हैं वो फिलहाल रुक गई हैं इस ऑर्डर के बाद। रिटायरमेंट एज पर भी एक ऑर्डर है और ये वही लड़ाई है 60 वर्सेस 58 की। लेकिन इसमें जो क्लास 4 की जो रिटायरमेंट है वो कैसे इस जजमेंट के बाद डिफाइन हो गई है वो आपको पता चलेगा। आज बात करेंगे समोसा कांड की, और समोसा कांड की बात इसलिए क्योंकि जितनी आज चर्चा पिछले कल से चल रही है इस पूरे मामले में, इसकी हम पूरी घटना आपको बताएंगे 21 तारीख को, जिस दिन ये हुआ 21 अक्टूबर को। और अब तक बीजेपी को कैसे एक बार फिर से जो विपक्षी दल है उसको एक तरह से नो बॉल मिल गई और हर तरह से अब सरकार के ऊपर इसको, यानी कि सियासत इस पे ज़्यादा हो गई है। और इंसिडेंट हालांकि छोटा था लेकिन सियासत की वजह से इंसिडेंट इसका बड़ा हो गया। आज समोसा कांड पे क्या क्या पूरा दिन हुआ वो बात आपको बताएंगे और इसकी असल कहानी भी बताएंगे। मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने, मुंबई जाने की वजह बताएंगे। डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस की मैंने आपको बात बता दी। करुणामूलक को लेकर भी कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है और वो व्यवस्था है बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट को लेकर, उसकी बात करेंगे। पीएचक्यू में जो खाली बैठे थे आईपीएस अधिकारी, उनमें से 3 को नियुक्ति मिल गई है। आज के ऑर्डर में किस किस का जो एक तरह से जिनको बेला रखा गया था, जिनको काम मिला है, वो भी आज आपको बताएंगे। पेपर लीक में जांच एजेंसी विजिलेंस ब्यूरो पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं आज हम आपको एग्जांपल बताएंगे स्टेनोटाइपिस्ट का। और स्टेनोटाइपिस्ट वो भर्ती है जो ना तो पेपर लीक की एफआईआर में है और अंडर इन्वेस्टिगेशन अभी उसको माना जा सकता है, लेकिन एक भर्ती कितने टाइम तक अंडर इन्वेस्टिगेशन रह सकती है ये आज बड़ा सवाल है। और एक सवाल इसलिए भी है कि विजिलेंस की चीफ ने पिछली जो मीटिंग थी कैबिनेट सब कमेटी की, उस मीटिंग में जो बातें कही और जो इन स्टूडेंट्स ने आरटीआई में रिप्लाई लिया, उन दोनों बातों में कंट्राडिक्शन है। तो या तो विजिलेंस की जो पूर्व चीफ हैं उनका बयान गलत था, या फिर जो आरटीआई में फोरेंसिक साइंस लैब ने जवाब दिया है वो गलत है। अब इन दोनों चीजों में नुकसान किसका हो रहा है? वो हो रहा है बेरोजगार युवाओं का, जिनको पिछले 2 साल में नई नौकरियों को लेकर मायूसी हाथ लगी है। अगली बात करेंगे जो ये अलाइड एग्जाम डेट की, और एचपीयू के आज 2 ऑर्डर हैं, दोनों महत्वपूर्ण है। वैसे 3 ऑर्डर हो गए हैं, हाल ही में एक और आया है।
अंडर 17 नेशनल स्पोर्ट्स पर सवाल उठ रहे हैं और खतरा ये मंडरा गया है कि विभाग इनको बच्चों को हो सकता है भेजे ही नहीं खेलने, क्योंकि मध्य प्रदेश में खेले हैं, जल्दी भेजना है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन हुआ नहीं है और फंड्स की कमी बता रहे हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे। आरसीए पर सीएम को चिट्ठी लिखी है युवाओं ने, ये रोजगार का ही मामला है, क्यों लिखी है वो वजह बताएंगे। और लोन जो है राज्य सरकार का, जिसकी जानकारी हमने आपको कल दी थी, एक दिन पहले, उसको आज नोटिफाई कर दिया गया है, जो 500 करोड़ का लोन राज्य सरकार ने लेना है इस महीने, और ये एक हफ्ते के अंदर राज्य सरकार के खाते में आ जाएगा। और इस लोन के बाद जो नवंबर की सैलरी है, जो 1 दिसंबर को मिलनी है, उस सैलरी को लेकर कुछ चीज़ें क्लैरिटी के साथ हो जाएंगी। हालांकि पेंशन को लेकर जो विषय है अभी भी चिंताजनक है, और एचआरटीसी के पेंशनर बेचारे, जिनकी दीपावली को भी जिनको पेंशन नहीं मिली, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनरों को तो 28 तारीख को मिल गई, लेकिन एचआरटीसी के जो पेंशनर हैं वो उनको सड़कों पे उतरना पड़ा था। उसके बाद ताज़ा अपडेट में के अनुसार एचआरटीसी को राज्य सरकार से पैसे का इंतज़ार था और ये मनी आने के बाद ही इनको पेंशन मिल पानी थी, लेकिन अभी तक वो इंतज़ार इस तरह से चला हुआ था और उस इंतज़ार के बाद ही चीज़ें आगे बढ़नी थी। जहां तक लोन की हम बात कर रहे हैं, पिछले महीने 1016 करोड़ लोन बचा था लिमिट में, फिर इस महीने जो 500 करोड़ लिया गया, उसके बाद 516 करोड़ के आसपास लोन लिमिट अब राज्य सरकार के पास बकाया बची है। आज लोन नोटिफाई कर दिया गया है। इस लोन के बाद पेंशनरों को लेकर और सैलरी को लेकर अगले महीने का शेड्यूल क्या होगा, ये मुख्यमंत्री आने के बाद एक बार फिर से रिविजिट करेंगे, जब लास्ट वीक ऑफ द मंथ चलेगा और उसमें ये शेड्यूल बनेगा। और उसके बाद दिसंबर महीने की सैलरी के लिए भी 516 करोड़ के आसपास की लिमिट बची है, तो हम ये मान रहे हैं कि दिसंबर की सैलरी का भी इंतज़ाम उसी अमाउंट और बाकी जो भारत सरकार और अपना कलेक्शन जो है राज्य सरकार का, उसको मिला के हो जाएगा। फिर बचते हैं इस वित्त वर्ष के आखिरी 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, आखिरी तिमाही है, और इसमें जो सैलरी और पेंशन का इंतज़ाम है उसके लिए लोन लिमिट भारत सरकार अलग से देती है आखिरी क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर का, और उसके लिए जब वहाँ से डिसाइड हो जाएगा तो ये उम्मीद है कि ये आखिरी महीना, आखिरी क्वार्टर निकल जाएगा। लेकिन राज्य सरकार के सामने असली चुनौती नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल इसलिए अगला साल इसलिए चुनौती है क्योंकि एक तो भारत सरकार से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आधी हो जाएगी, 6,6200 करोड़ के आसपास है, वो कम होके 3,000 करोड़ के आसपास आ जाएगी, आधी कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो भारत सरकार का 16th फाइनेंस कमीशन का अवार्ड है, वो अगले साल क्योंकि लागू नहीं होगा, उसके अगले साल होगा, तो उसमें पता चलेगा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर भारत सरकार ने हिमाचल की मदद की या फिर ओल्ड पेंशन के बदले जो सजा देने की एक प्रक्रिया रहती है, क्योंकि डिफॉल्टर स्टेट है हिमाचल, और पॉलिटिकल जो एक गारंटी थी उसको पूरा करने के लिए ओल्ड पेंशन दी थी। और फाइनेंस कमीशन क्योंकि ओल्ड पेंशन के जो मैटर है इसको डिस्करेज करना चाहता है, यहां जब मीटिंग के लिए आए थे तब भी उन्होंने यही बात कही थी, और पूरे देश में जो स्थिति है उसके मुताबिक भी बातें लगभग उसी तरफ को जा रही हैं। लेकिन वो फिर अगले से अगले फाइनेंशियल ईयर की बात है। अभी राज्य सरकार के लिए चैलेंज अगला साल है, क्योंकि जितनी लोन लिमिट भारत सरकार से मिलनी है उस लोन लिमिट का पूरा इस्तेमाल हमें पहले 4 या 5 महीने में करना होगा, और उसके बाद कैसे गुजारा चलेगा उसके लिए अतिरिक्त वैकल्पिक संसाधनों की तरफ को बढ़ना होगा। अगर वो संसाधन नहीं हुए तो फिर मुश्किल स्थिति आएगी। अगली बात आरसीए के पर सीएम को चिट्ठी को लेकर है। राज्य के बेरोजगार युवाओं ने अलग अलग माध्यम से लिखी हुई चिट्ठियां, ईमेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक या मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने की कोशिश की है, और ये लेटर लिखा गया है जो 16 तारीख को कैबिनेट की बैठक आ रही है उसके लिए, क्योंकि डिमांड ये कर रहे हैं प्रदेश का युवा जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, और नौकरी के इंतजार में भी 2 तरह की बातें हैं। एक बात वो है जो राज्य चयन आयोग, जो पहले कर्मचारी चयन आयोग था, उसमें जो भर्तियां पेपर लीक की वजह से फंस गई थी उनके रिजल्ट निकालने को लेकर, और दूसरी जो बात है वो है कि पिछले 2 साल से नई भर्ती हुई ही नहीं पेपर लीक की भर्तियों के अलावा।
सिर्फ जो बैच वाइज भर्तियां एजुकेशन में अभी हुई हैं 1200 से के आसपास की, उसके अलावा जो नई भर्तियां कमीशन के माध्यम से हैं उसके लिए इंतजार हो रहा है। और राज्य चयन आयोग क्योंकि अभी फुल्ली फंक्शनल नहीं है, चेयरमैन प्रेजेंटली जो आर के परूथी हैं, उन्होंने 14 तारीख को जो एक मेंबर हैं सुखदेव सिंह, उनकी ओथ रख दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने, मुख्य सचिव ने बात करके उस ओथ को भी डेफर करा दिया, क्योंकि चेयरमैन की ओथ पहले होनी है जो पूर्व पीसीसीएफ राजीव कुमार की नियुक्ति की गई है। एक और मेंबर लगाए गए थे, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है, वो मेंबर नहीं लगना चाहते, उन्होंने रिटर्न में राज्य सरकार को लिख दिया है। तो ये स्थिति है प्रेजेंटली राज्य चयन आयोग को लेकर। राज्य चयन आयोग के पास जो भर्तियां पुरानी दी गई थी पेपर लीक की, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। एक ओटीए का एग्जाम का रिजल्ट निकलना है जो सीबीटी पे एकमात्र एग्जाम था, उसमें क्योंकि जो टीसीएस है भर्ती एजेंसी, उसका पेमेंट नहीं हुई थी, इसीलिए वो रिजल्ट नहीं निकला है। अब वो पेमेंट होने वाली है तो वो रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद राज्य चयन आयोग को नई भर्तियां देनी है राज्य सरकार ने, और इसीलिए जो अभी नई भर्तियों को लेकर चिट्ठी लिखी है प्रदेश के युवाओं ने कि 16 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है उसमें मुख्यमंत्री ये फैसला लें कि जब तक सीबीटी की पूरी प्रक्रिया एजेंसी नहीं मिल जाती, टेंडर नहीं हो जाते हैं, तब तक ओएमआर के हिसाब से पुरानी प्रक्रिया के तहत ही प्रदेश में क्लास 3 की भर्तियां शुरू की जाएं। ये डिमांड की है मुख्यमंत्री से, इसी पर चिट्ठी लिखी गई है और उस चिट्ठी पर क्या फैसला होता है वो सरकार को तय करना है। अंडर 17 नेशनल स्पोर्ट्स फंस गई हैं स्कूलों की। आज हमें कांगड़ा से एक फोन आया और उसमें एक शिक्षक जिन्होंने बैडमिंटन की तैयारी स्कूल में बच्चों की करवाई थी, और उन बच्चों ने जो अभी अंडर 17 का स्ट्रक्चर पूरा चल रहा है उसमें जीत हासिल की है, उसके बाद ट्रायल दिया, नेशनल के लिए उनकी सिलेक्शन हुई। लेकिन अब जब उनको बाहर भेजने की बारी आई, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में जो ये नेशनल बैडमिंटन का 17 से 21 नवंबर के बीच में होने वाला है, जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है नेशनल के लिए, आपको पता है बाद में मार्क्स मिलते हैं और ये बच्चों के कैरियर से जुड़ा हुआ विषय भी है। लेकिन जब उन्होंने डायरेक्टरेट में फोन किया, बात की, तो डायरेक्टरेट से बताया गया कि अभी फंड्स नहीं है, हम नहीं बता सकते कि इन बच्चों को भेजना भी है कि नहीं, और अगर भेजना है तो पेरेंट्स अपने लेवल पर खर्चा करें वहां भेजने का, और उसके लिए पहले डायरेक्टर हायर एजुकेशन से परमिशन मिले। हालांकि उसके बाद हमने डायरेक्टरेट में भी इसके बारे में बात की। हायर एजुकेशन के डायरेक्टर ने यह कहा कि अंडर 17 के बाद इन बच्चों के लिए अंडर 19 भी एक अवसर रहता है, इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ अंडर 19 वाले ही प्रदेश से बाहर नेशनल खेलने जाएं, और फंड्स का कोई इशू नहीं है। जब सिर्फ ये डिसीजन होना है कि अंडर 17 को भेजना है कि नहीं। अब आप देखिए अंडर 12 जो है वो राज्य सरकार ने खुद रोक दिया। फिर जब एनएएस का एग्जाम नजदीक आया और उसके पहले उसको अनुमति दे दी, क्योंकि पीटीएफ ने प्रेशर बनाया, प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने, और उसके बाद जो शिक्षा मंत्री हैं उनको प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने एक तरह से अपने भरोसे में ले लिया। फिर इनको बहाल भी कर दिया, और बहाल करने के बाद अब क्लास जो तीसरी कक्षा है उसने, उनके तीसरी कक्षा के बच्चों ने एनएएस के लिए परख का एग्जाम देना है, और उसमें जो मॉक टेस्ट अभी 2 हुए हैं उसमें राज्य की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और हमारी रैंकिंग पर बैड इफेक्ट पड़ने का खतरा है। लेकिन फिर से अंडर 12 भी बहाल कर दिया, लेकिन अंडर 17 के लिए अब बोला जा रहा है कि अंडर 19 ही भेजनी है, अंडर 17 नहीं भेजनी है। तो बेसिकली स्कूल के स्ट्रक्चर में जो स्पोर्ट्स है उसको लेकर राज्य सरकार को और शिक्षा विभाग को सीरियसली सोचने की जरूरत है कि करना क्या है। एक टीचर अपने बच्चों को लेकर मेहनत करवा रहा है, बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ट्रायल भी आप ही ले रहे हैं, भेजने से पहले फिर कुछ और चीजें कह रहे हैं। या तो बच्चों को क्लियरली कह दिया जाए सेशन से पहले कि इस बार अंडर 17 नहीं भेजेंगे, तो फिर वो उस ढंग से डिसाइड करें। तो ये इनडिसीजन की स्थिति है जो खत्म होनी चाहिए। अगली बात है एचपीयू डेट शीट की। एचपीयू की डेट शीट को लेकर आज 2-3 ऑर्डर एक साथ हुए हैं। पहला जो ऑर्डर है वो तो ये है कि यूनिवर्सिटी ने डेट शीट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज वो अपलोड कर दी है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और 8/11/2024 को ये अपलोड हुई है, आज हुई है। और एग्जामिनेशन जो है वो कैंपस बेस्ड कोर्सेज के शेड्यूल किए गए हैं 18 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में, और पीजी के लिए 646 सेंटर हैं, बीए एलएलबी के लिए 8 सेंटर हैं, बीए बीएससी बीकॉम के लिए जो सेंटर ओल्ड सेमेस्टर वाले हैं वो अलग से उस तरह से डिसाइडेड हैं।
दूसरा जो डिसीजन इसमें हुआ है वो हुआ है जो छात्रों की अगर क्लरिकल मिस्टेक के तहत जब नंबर गलत चढ़ जाते थे उसके लिए एक प्रक्रिया बना दी गई है। पहले स्टूडेंट डिमांड करते थे कि उनको 3 नंबर आए हैं और उनका अटेम्प्ट अच्छा था, उसके बावजूद रिविजिट नहीं होता था, फिर उनको कोर्ट जाना पड़ता था। अब यूनिवर्सिटी ने इंटरनल असेसमेंट और अवार्ड से जुड़े मामलों को लेकर एक कमेटी बना दी है परीक्षा नियंत्रक की अध्यक्षता में। अब उनको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, ये कमेटी उनकी शिकायत लेगी, शिकायत पे जांच करेगी और जो भी डिसीजन लेना होगा ये कमेटी डिसीजन लेगी ताकि बच्चों का टाइम कम वेस्ट हो। अगली जो बात है वो अलाइड एग्जाम डेट को लेकर है। अलाइड एग्जाम को लेकर पिछले कल ही जो है एक 6/11/2024 को डिक्लेयर हुआ था प्रिलिमिनरी एग्जाम। अब 8 तारीख को जो ORA के लिए वेबसाइट ओपन कर दी गई है और ये वेबसाइट ओपन होगी 12 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच में। जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम पास किया है उनको दोबारा से मेन एग्जाम को लेकर आगे प्रक्रिया इसमें करनी होगी। जहां तक पेपर लीक में विजिलेंस पर सवाल उठने की बात है, वो आज 2 तरह की अपडेट आपको पेपर लीक के मामले में हम बताएंगे। पहली जो अपडेट है वो तो ये है कि पेपर लीक को लेकर एक महत्वपूर्ण जो मीटिंग है वो आगे होने वाली है और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कमेटी है वो भी अगले हफ्ते जो सोमवार से सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें ये डिसाइड करेगी कि पेपर लीक को लेकर अगली मीटिंग कब करनी है। मुझे लगता है अगले हफ्ते ये मीटिंग हो जाएगी। लेकिन दूसरी अपडेट ये है कि विजिलेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं पेपर लीक के मामले में। स्टेनोटाइपिस्ट का एक परीक्षा है और स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा है पोस्ट कोड 928। इसको लेकर पिछली मीटिंग जो थी मुकेश अग्निहोत्री ने जो मीटिंग ली सचिवालय में, उस मीटिंग में ये कहा गया विजिलेंस की तरफ से कि इस परीक्षा में FIR बेशक नहीं है, लेकिन 21 OMR शीट्स मंडी सेंटर से जो भेजी गई है जांच के लिए जो फॉरेंसिक साइंस लैब में FSL में, और जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती तब तक कैबिनेट सब कमेटी को इस परीक्षा को लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि बाद में कहीं मामला उल्टा ना पड़ जाए। डरा दिया कैबिनेट सब कमेटी को भी, तो डिसीजन नहीं हो पाया। एक स्टूडेंट ने RTI के तहत आवेदन लिया इसके बारे में और आवेदन फॉरेंसिक साइंस लैब से ये आया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स रिलेटेड टू पोस्ट कोड 928 स्टेनोटाइपिस्ट पुलिस स्टेशन विजिलेंस मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी हैज बीन सेंट टू द aforesaid पुलिस स्टेशन वाइड लेटर नंबर सच एंड सच डेटेड 23 दिसंबर 2023 थ्रू कांस्टेबल अनिल कुमार। अब देखिए, विजिलेंस की जो हेड मीटिंग में है कैबिनेट सब कमेटी की, वो कह रही हैं कि ये रिपोर्ट अभी फॉरेंसिक से नहीं आई है और फॉरेंसिक लैब ये बता रही है कि 23/12/2023 को कांस्टेबल अनिल कुमार के हाथ में जो भी एनालिसिस था 21 OMR शीट का, वो वापस जांच एजेंसी को भेज दिया गया है। तो ऐसे में अब सच कौन बोल रहा है? और एक और बात इसमें है, विजिलेंस ब्यूरो ने पेपर लीक के मामलों में इंक्वायरी कर ली, उनको FIR के लिए कह दिया गया, इंक्वायरी सौंप दी राज्य सरकार ने। क्या ये इंक्वायरी अनएंडिंग रहेगी? क्या ये इंक्वायरी तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार का भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता? तो इन सारी चीज़ों पर सवाल अब उठ रहे हैं और उसकी एक वजह यह है कि जो चीज़ें आगे बताई जा रही हैं वो कहीं और है। अब आप देखिए, जो 4 पोस्ट कोड जिनमें FIR है, चाहे वो ड्राइंग मास्टर है, सेक्रेटरी क्लर्क है, अगर उनको भी रद्द होना है और अगर उनमें लॉ के हिसाब से काम करना है तो 817 और बाकियों के मामले में लॉ के हिसाब से काम क्यों नहीं हुआ? बेशक वो जो ऑफिसर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उसके दायरे में नहीं थी, लेकिन पेपर लीक तो उसमें भी था, आरोप तो उसमें भी लगे थे। तो अगर एक परीक्षा में आप आरोप जहां लगते हैं उसका रिजल्ट घोषित करते हो और दूसरी परीक्षा में जहां आरोप लगते हैं वहां रिजल्ट को लेकर बोलते हैं कि जो सेक्रेटरी लॉ कहेंगे वो करेंगे या जो कमेटी अफसरों की कमेटी ने कह रखा है वैसा करेंगे, तो वो कैसे चलेगा? और इसी तरह से अगर ये सिफारिश भी आई तो लोग कोर्ट जाएंगे, फिर ये मामला कोर्ट में उलझा हुआ रहेगा। तो अल्टीमेटली एटलीस्ट इंक्वायरी की जो एजेंसी है उसको ये जरूर तय करना चाहिए, उसको पता है
कि ये युवाओं से के रोजगार से जुड़ा हुआ मैटर है। आप अनएंडिंग इंक्वायरी नहीं चला सकते। आइदर आपको कंप्लीट करनी है, चार्जशीट देनी है और बताना है कि लेवल ऑफ लीकेज क्या है। अगर आप नहीं बता पा रहे तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए, या फिर अगर लीकेज है ही नहीं मास लेवल की, तो फिर रिपोर्ट देने में क्या हर्ज है, ये एक सेकंड मैटर है। हालांकि विजिलेंस में अब चेंज हुआ है, अगली मीटिंग में कोई और अधिकारी आएंगे, अब वहां अशोक तिवारी जी भी वापस आ गए हैं, तो उसके बाद क्या चीजें बदलती हैं, या फिर कैबिनेट सब कमेटी ये सिफारिश करती है कि जो फुल कैबिनेट है वही डिसीजन ले, तो फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। अगली बात है खाली बैठे आईपीएस की नियुक्ति की। देखिए, मार्च 2024 से उमापति जम्वाल पीएचक्यू में खाली बैठे थे, उनको कोई काम नहीं दिया गया, और अब उनका ऑर्डर हुआ है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ड्रो में एसपी के तौर पर। भागमल हैं, 2018 बैच के हैं, इनको लगाया गया है एसपी पुलिस एकेडमी में, ये भी ड्रो में नियुक्ति हुई है। राजेश कुमार हैं, 2018 बैच के हैं, इनको लगाया गया है एसपी सीआईडी क्राइम ब्रांच शिमला में। अरविंद चौधरी हैं, ये ड्रो में थे, इनको कहा गया है कि आप वापस शिमला में ज्वाइन करो पीएचक्यू में, और इनके ऑर्डर अलग से होंगे, ये आज के ऑर्डर थे। अब बात करते हैं करुणामूलक पर कोर्ट के एक ऑर्डर का। वैसे इसमें ज़्यादा इफेक्ट इसका नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे साझा कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोर्ट ने यह कहा है कि करुणामूलक भर्ती के लिए बोनाफाइड हिमाचली की शर्त को लगाना असंवैधानिक है। इसका मत क्या है? मामला है ये बेसिकली टेम्पल ट्रस्ट नैना देवी का, जहां पे जो एप्लीकेंट है, इनके पिताजी वहां नौकरी करते थे, और इनकी जो डेथ है वो हो गई थी वहां पे 2021 में, 12 जनवरी 2021 को। उसके बाद इन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इनका मामला 27 जनवरी 2022 को रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि ये हिमाचली नहीं थे और इनके पास बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट होना भी नहीं था। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब आपने नौकरी दे दी हिमाचल में और उनकी डेथ हो गई, तो फिर करुणामूलक नौकरी को आप इस आधार पे नहीं रोक सकते कि उनके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरी बात ये कही गई कि कानून किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो उसके लिए संभव नहीं है। मतलब जब व्यक्ति बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट बना ही नहीं सकता, उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो आप उस पर वो थोप कैसे सकते हैं? इसीलिए ये करुणामूलक भर्ती को लेकर एक ऑर्डर था। अब अगली बात करते हैं डीसी एसपी के नए टारगेट को लेकर। आज सेकंड डे था। पहले दिन मुख्यमंत्री ने डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य दिया सभी जिलों के डीसीएसपी को कि हफ्ते में 2 दिन वो जन शिकायतें सुनेंगे अपने कार्यालय में या जहां भी वो ठीक समझे। ये एक व्यवस्था परिवर्तन था। दूसरा व्यवस्था परिवर्तन आज मीटिंग में हुआ। हालांकि इससे भी बड़ा व्यवस्था परिवर्तन ये हो गया कि मीटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो गई, जो कभी नहीं हुआ था इससे पहले। और उसका कारण ये था कि मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना था, और दिल्ली जाने के लिए जो जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से अलायंस एयर की सुविधा है वहां से जाना था। इसीलिए जो अभी सुबह 8 बजे मीटिंग हुई, रात को एसओएस कॉल की गई सभी को जो डीसीएसपी शिमला में थे, और सुबह 8 बजे ये मीटिंग सचिवालय में शुरू हो गई। इससे पहले अर्ली मॉर्निंग मीटिंग हुई नहीं थी। फिर इसमें ये और नया टारगेट क्या दिया गया कि सभी डीसीएसपी अपने सब डिवीजन में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, विकास के स्कीमें हैं, उनकी जो समीक्षा रिपोर्ट है वो 31 दिसंबर तक जब सबमिट करवाएंगे सरकार को। दूसरा ये कहा कि जो एनडीपीएस के मामले हैं, ड्रग्स का जो दुरुपयोग है और अवैध खनन के खिलाफ क्या कार्रवाई की, उसकी भी रिपोर्ट मांगी है। गौशालाओं के लिए जमीन देखेंगे डीसीएसपी, और जो खाली पड़े सरकारी भवन हैं जिला में, उनकी भी लिस्ट राज्य सरकार को देंगे। एक बड़ा बदलाव जो मुख्यमंत्री ने किया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स पर आईजी की अगुवाई में एक नया विंग बनाने का काम किया जाएगा। राज्य सरकार ये काम करेगी और इसके लिए भी तैयारी शुरू करने को कहा। तो ये नए टारगेट डीसीएसपी को दिए गए। फिर मुख्यमंत्री को अचानक मुंबई जाना पड़ा। पहले वो दिल्ली गए, दिल्ली के लिए वो शिमला से निकले, उसके बाद 11 बजे की जो फ्लाइट है वो पकड़ी जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से और दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद वो पहले हिमाचल सदन गए, उसके बाद जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा खड़गे ने शुरू करनी थी दिल्ली से, उसमें शामिल हुए।
अभी भी थोड़ी देर पहले वो लाइव चल रहा था उस यात्रा में शामिल होने के बाद। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री को मुंबई जाना है, मुंबई जाने के बाद वो राहुल गांधी का जो वहाँ कार्यक्रम है वहाँ पे शामिल होंगे, क्योंकि चुनाव का वक्त है, महाराष्ट्र का चुनाव है। उसके लिए मुख्यमंत्री गए हैं। मोस्ट लाइकली वो संडे को वापस आएंगे, ये भी संभव है कि मंडे को आए, लेकिन अभी वापसी का जो टूर प्रोग्राम है वो जारी नहीं हुआ है। समोसा कांड की असली कहानी पे आ जाते हैं। देखिए, आज जो विवाद हुआ पूरा वो हुआ बेसिकली जब बीजेपी ने इसको और हवा दी और समोसे पर सियासत हो गई। लेकिन इसकी असली वजह क्या है? 21 अक्टूबर को पुलिस मुख्यालय में साइबर क्राइम की, साइबर सेल की एक इवेंट था, जिसको लेकर, क्योंकि साइबर जो है वो SR ओझा देख रहे हैं, वो भी DGP रैंक में हैं, और जो पुलिस को जो देख रहे हैं, जो फोर्स को के जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर अतुल वर्मा। तो पहले तो ये दो आप समझिए, क्योंकि इस पूरी कहानी में PHQ में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है पहले वो वहाँ से ये जनरेट हुआ, और फिर जो असली पॉलिटिक्स है बीजेपी कांग्रेस की, वहां से इसको हवा दी गई। असली मामला ये है, 21 अक्टूबर को PHQ में बैठक होती है जिसमें मुख्यमंत्री आते हैं। उस बैठक में, क्योंकि आपको पता है रेस होती है, अगले DGP की भी रेस है, और दूसरी बात यह कि जो डॉक्टर अतुल वर्मा का जो कार्यकाल है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि उसके बाद अगली कहानी शुरू होनी है। मुख्यमंत्री को पुलिस मुख्यालय बुलाने के पीछे, और वो भी मेन फोर्स के बजाय साइबर के कार्यक्रम में बुलाया गया, वो मान भी गए, आ भी गए। तैयारी भी अच्छी की गई थी, उसमें रेडिसन से समोसे का ऑर्डर हुआ, और इसी कार्यक्रम में वो जो ऑर्डर था वो कहीं और चला गया, जो डब्बे वहां से आए। हालांकि जब मुख्यमंत्री पूरा कार्यक्रम करने के बाद वापस चले गए, उसके बाद पूछा गया वहां पे कि वो जो रेडिसन से सामान मंगवाया था वो कहाँ है। जो ये सामान आया, ये जहां जाना था वहां के बजाय कहीं और चला गया, तो उन्होंने उसको यूज कर लिया, क्योंकि PHQ का ही फंक्शन था। और कुछ दर्शक हमारे ये कह रहे हैं कि टेक्निकल एरर चल रहा है। तो जब ये वहां नहीं पहुंचा, तो जो DGP हैं साइबर के, उन्होंने पूछा कि वो पैकेट कहाँ है, उनको मिले नहीं। उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। इंक्वायरी भी DSP लेवल के अधिकारी को दे दी। इंक्वायरी की रिपोर्ट भी PHQ से ही लीक हुई, जो 3 पेज की रिपोर्ट थी। जब ये रिपोर्ट लीक हो गई तो जाहिर है बीजेपी को, विपक्ष को इसका मौका मिलना था, और विपक्ष को जब ये मौका मिल गया तो उन्होंने इसको फैलाने की पूरी कोशिश की। आज आप देखिए नेशनल टीवी चैनल्स पर संबित पात्रा, पुणेवाला से लेकर जो नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं वो चर्चा में जुड़ गए थे। टीवी चैनलों ने इसको चर्चा में ले लिया, समोसे के पूरे प्रकरण को। इधर राज्य सरकार की तरफ से जो मीडिया एडवाइजर हैं नरेश चौहान, उनको अपनी बात कहनी पड़ी, और उन्होंने ये बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो ये राज्य सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये PHQ का एक छोटा सा अपना मैटर है, और दूसरा उन्हें इस बात की दुख है कि उन्हें इस बात पर भी अपनी बात स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। तो ये सेकंड मैटर है। देखिए, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरे मामले में जितना भी मामला अभी हमारे सामने है, बीजेपी ने इसको किस तरह से लिया है। हिमाचल में अगर हम देखें तो हिमाचल में पहले जयराम ठाकुर का बयान आ गया, सतपाल सत्ती का आ गया, रणधीर शर्मा का आ गया, करण नंदा का आ गया, चेतन बरागटा का आ गया। दिल्ली में देखें तो संबित पात्रा, पुणेवाला से लेकर जो लोग जितने भी थे वो टीवी चैनलों पे बैठ गए। तो आप इस पूरे मामले को उस तरह से भी देख सकते हैं। अभी जो ब्यूरोक्रेसी की एक तरह से बात है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हैं, चाहे जो बाकी लोग हैं, सेक्रेटरी पावर हैं, एडवाइजर पावर हैं। अब 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री शिमला में आए, उन्होंने अपनी बात कही, राज्य सरकार ने पैरवी की, अपने मामलों की साइज ठीक चल रही थी। लेकिन फिर से वही बात हो गई जिसमें विपक्ष को एक लूज बॉल मिल जाती है, जिसपे फिर सिक्सर लग जाता है, और ये सारी जो मेहनत है ये एटलीस्ट फिर उसी चर्चा में चली जाती है, पॉलिटिकल चर्चा में। तो ये पूरा किस्सा वो था जो एक तरफ जो है वो जो PHQ के जो अधिकारी हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिव क्षमता को प्रदर्शित करता है, और दूसरी तरफ जो राज्य सरकार का जो अच्छा काम भी होता है उस पे भी एक तरह से बैड इमेज ये क्रिएट कर देता है, क्योंकि विपक्ष को मौका मिल जाता है इन चीजों पर खेलने का। लेकिन पूरी कहानी मैंने आपको बता दी।
इसके बाद जो अगला मैटर है हमारे सामने, वो मैटर है आउटसोर्स से पहले रिटायरमेंट एज पर ऑर्डर का। राज्य सरकार ने एक फैसला लिया था 2001 में, 10 मई 2001 में, कि इसके बाद जो क्लास 4 नियुक्त होंगे वो 58 ईयर्स में रिटायर होंगे। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने एक ऑर्डर दिया कि ये गलत है, आर्बिट्रेरी है, और अब जो क्लास 4 की रिटायरमेंट है सिर्फ 60 साल में ही होगी। जिनको 58 में भी रिटायर किया है उनको भी वापस बुलाइए, और जो 58 में भी रिटायर होने वाले हैं उनको 60 साल में रिटायर करिए। राज्य सरकार ने ये बात मानी नहीं, क्योंकि सरकार को एक चीज़ अखरी इसमें कि जो रिटायर हो गए उनको क्यों बुला रहा है कोर्ट, हम उनको नहीं बुलाएंगे, तो इसको चैलेंज करिए सुप्रीम कोर्ट में। अभी ये मामला एसएलपी दायर करना, कितनी एसएलपी दायर होंगी, वो वहां चल रहा था कि हाई कोर्ट ने हिमाचल में एक बार फिर से 60 वर्ष की आयु की जगह 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के राज्य सरकार के इरादे को गैर कानूनी ठहराया है। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा कि जब हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ऑर्डर पहले से दायर कर रखा है, उसके बाद राज्य में कोई भी क्लास 4 कर्मचारी 58 साल में रिटायर नहीं होगा, चाहे वो 10 मई 2001 के बाद ही भर्ती हुआ हो। तो ये पूरा मामला इसमें है। और अब जो जिन विभागों में कोई भी कर्मचारी को अगर 58 साल में रिटायर किया जाता है तो वो कर्मचारी कोर्ट जा सकता है सिमिलर सिचुएटेड केसेस के मामले में, और उसको इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। ये रिटायरमेंट एज के मामले में अपडेट है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो आउटसोर्स से रिलेटेड है, ये उनको भी सुननी चाहिए जो सरकारी नौकरियों को लेकर प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उनको भी सुननी चाहिए जिनको आउटसोर्स में नियुक्ति मिली हुई है। और इसकी वजह यह है कि आउटसोर्स में नियुक्ति का जो सेटअप है, आउटसोर्स में भर्ती का जो खेल है, सरकार चाहे जिस मर्जी की हो, सरकार चाहे पहले बीजेपी की रही हो, चाहे प्रेजेंटली कांग्रेस की हो, लेकिन आउटसोर्स में भर्ती का तरीका एक ही तरह का रहा है। इस पूरे तरीके को हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम के तहत अपने दायरे में ले लिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं त्रिलोक सिंह चौहान, उनका जो ये उनके साथ हैं जस्टिस सत्येन वैद्य, उनके कोर्ट में ये केस लगा, और उस कोर्ट में केस के दौरान देखिए क्या हुआ है। वी आर इन्फॉर्म्ड एट द बार the outsource employees are being recruited by agencies/companies so identified by the HP State Electronics Corporation। HPSC-DC में इम्पैनल्ड कंपनियां हैं, वो उन कंपनियों को राज्य सरकार ये डिसीजन करती है कि आउटसोर्स पर 200 लोग भर्ती कर लिए जाएं। फॉर एग्जांपल, राज्य सरकार की कैबिनेट ने यह डिसाइड किया कि चमियाना मेडिकल कॉलेज या चंबा मेडिकल कॉलेज में 200 नर्सें भर्ती कर ली जाएं। वो जो भर्ती है वो HPSC-DC को चली जाएगी। HPSC-DC एजेंसियों को चिट्ठी लिखेगा कि आप इनमें लोग हमें मैन पावर प्रोवाइड करवाओ। अभी जो प्री नर्सरी टीचर को लेकर 6000 के आसपास भर्तियां होनी हैं, उसमें भी इसी प्रक्रिया को अपनाया गया। चिट्ठियां लिखनी थी एजेंसियों को। लेकिन देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस का कोर्ट क्या कहता है। The requisition is sent to these agencies and companies by the different departments for providing requisite human resource on outsource basis. The concerned companies or agencies invites the application from the prospective candidates, and the final selection is made as per the criteria so mentioned in the advertisement. There is no fair and transparent manner in which the names of the such candidates are being sponsored. ये मेन चीज है। हाई कोर्ट ने कहा कि जब एजेंसी सेलेक्ट करती है और डिपार्टमेंट को स्पॉन्सर कर देती है कि इन कर्मचारियों को रख लो, उसके लिए कोई सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। अब सरकार को दो तरह का फायदा है। एक तो जो कर्मचारी लेंगे वो उसकी कोई लाइबिलिटी सरकार पर नहीं है, और दूसरा अपने लोग सेट कराए जा सकते हैं बड़ा इजीली। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि henceforth it is directed that the names of the candidate seeking employment shall be displayed on the official website of the sponsoring agencies as well as HP State Electronics Corporation as per seniority. First come first serve. जिसने पहले अप्लाई किया, जिसने बाद में अप्लाई किया, वो सीनियरिटी के हिसाब से वेबसाइट पर आएंगे, चाहे वो HPSC-DC की वेबसाइट है चाहे डिपार्टमेंट की है। टिल देन, तब तक नो अपॉइंटमेंट ऑन आउटसोर्स बेसिस शैल बी मेड, तब तक कोई अपॉइंटमेंट आउटसोर्स बेसिस पर नहीं होगी। लिस्ट ऑन 21 नवंबर 2024,
21 नवंबर 2024 पर इसको दोबारा से लिस्ट किया गया है। उसमें जज फिर हाई कोर्ट जो है वो दोबारा देखेगा चीजों को, मतलब हाई कोर्ट डायरेक्टली स्क्रूटनाइज करने पे आ गया है। अब देखिए, हाल ही में सरकार ने एचपीएससी डीसी को एलिमेंट्री एजुकेशन से प्री नर्सरी टीचर की भर्ती दे दी है। अब ये भर्ती के लिए लोग जब अप्लाई करेंगे तो वो वेबसाइट पे डालने होंगे एजेंसी का नाम भी और जिन्होंने अप्लाई किया उनके नाम भी। फिर अगर उनमें से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसके रीजन बताने होंगे एजेंसी को, और वो रीजन जो है वो बाद में हो सकता है डिस्प्ले भी करने पड़े, या फिर जो सेलेक्ट नहीं हुए वो भी चैलेंज कर पाएंगे। ऑलरेडी हाई कोर्ट क्योंकि इसमें सुन रहा है, इसीलिए एजेंसी के हाथ का खेल अब नहीं बचा है, ये आप लगभग मान के चलिए। बाद की बात यह है कि आउटसोर्स एम्प्लॉय के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या नियम है, वो बात अलग है, उस पर बाद में बात करेंगे। पहली बात यह कि एक तरफ राज्य सरकार का फोकस ज्यादा आउटसोर्स भर्ती करने का है अब, और दूसरी तरफ कोर्ट ने आउटसोर्स की भर्तियों को अपनी स्क्रूटनी पर ले लिया है, इसीलिए अब ये स्क्रूटनाइज होकर ही निकलेंगी। ये आज की प्रमुख बातें थी। आने वाले दिनों में जो अपडेट्स हैं वो लगातार हम इस बुलेटिन के जरिए आपको करते रहते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई और क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि हम आपको उसका जो रिप्लाई है वो उपलब्ध करवा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।